हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस के बारे में। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस में सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा क्या होता है, एंड देन उसके बाद बात करेंगे कि हम डेटा को इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन और डेटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए डेटाबेसेस का यूज़ होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं हमारा, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम इंस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे एंड स्कीमा के बीच का डिफरेंस देखेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फाइल सिस्टम क्या था, फाइल सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता था, और फिर फाइल सिस्टम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी, राइट। एंड देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बाद बात करेंगे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा क्या होता है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास वर्ड्स होते हैं, आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, उन सभी का एक कलेक्शन होता है डेटा। सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विच कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ वर्ड, ऑब्जर्वेशन, राइट। तो वो डेटा है। अब एग्जाम्पल के रूप में आपके पास मैं बताऊं कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स हैं, एंड मैं उनका नाम बताऊं, ये स्टूडेंट ए है, ये बी है, एंड ये सी है। तो ये आपके पास डेटा है, बट इससे कोई मीनिंग जनरेट नहीं हो रहा आपके पास। सो थ्रू डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा पॉइंट्स इनटू वैल्यूएबल इनसाइट। हम क्या करते हैं कि हम डेटा डेटा जो भी डेटा हमारे पास आया, जैसे स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आया, तो हम इस पे अपना डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, हम इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम वैल्यूएबल इंसाइट निकाल सकें, इससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, राइट। तो इससे डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं हम, इससे लाइक बिजनेस के जितने भी आउटकम्स हैं। अब कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट केवल इस बेसिस पे थोड़े ही जो है एनालिसिस करेगी अपना कि मेरे पास कोई भी एक डेटा है एंड उससे थोड़ी ही उसका कुछ लेन देन है, लाइक, क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं है। बट वही डेटा अगर मैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दूं, उस डेटा को हम एनालिसिस करें, उसका उसकी डेटा प्रोसेसिंग करें एंड देन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें, तो वही हमारा एक यूजफुल मैनर है। और यूजफुल कैसे, कि अब मुझे पता है कि मुझे कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, ठीक है, किसको मुझे क्या क्या चीज़ें बेचनी है अपनी। तो ये ओवरऑल डेटा के बारे में। डेटा का मतलब होता है ये एक मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कीवर्ड, इट इज़ मीनिंगलेस। यू हैव रॉ फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन, एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, अब मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। अब मैंने डेटा को प्रोसेस किया, उसका एनालिसिस किया, उसके डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करे, तो उससे मैंने इंफॉर्मेशन को जनरेट कर दिया। इंफॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ वे दैट इट गिव्स मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड रेलेवेंस। इसका मतलब जो भी मीनिंगफुल डेटा है, जो भी मेरे पास मीनिंगफुल डेटा है, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे मैं मीनिंग ड्राइव कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्स रॉ डेटा, एक्चुअल में ये रॉ डेटा को ही यूज कर रहा है, बट रॉ डेटा को प्रोसेस कर रहा हूं मैं, रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। सो इट गिव्स इट कॉन्टेक्स्ट, मेकिंग इट यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। डिसीजन मेकिंग कैसे, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब मुझे पता करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में ग्रोथ कर रही है या फिर डाउनफॉल है, राइट। तो एक्चुअल में मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या ग्रोथ कर रही है या फिर उसका डाउनफॉल हो रहा है, मेरे प्रॉफिट्स राइज कर रहे हैं, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो उसको मैं कैसे पता करूंगा, इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। तो मैं उस डेटा को जो है चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, मैं उस डेटा को टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो यही मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, रियल केस सिनेरियो देखते हैं इसका एक, कि मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है बिकॉज आपके पास डेटा जो है हमारा टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, हमारे पास यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट हैं। तीन एट्रीब्यूट में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की एज है।
एंड देन उससे एसोसिएटेड एक सब्जेक्ट आईडी है, नेम है और टीचर है। ठीक है, हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन से, ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है उनसे भी एक इंफॉर्मेशन ड्राइव करी है। वो क्या है कि जो भी स्टूडेंट है उससे एसोसिएटेड एक सब्जेक्ट है, लाइक स्टूडेंट 1 है, उसका सब्जेक्ट 1 है, तो उस सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं ये पता ना लगाने के लिए मैंने एक और टेबल बना दी इन दोनों टेबल की मदद से। यही इंफॉर्मेशन का यूज है कि मैं एक मीनिंगफुल इंसाइट जनरेट कर रहा हूं। अब बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास वो टेबल्स की फॉर्म में डेटा कलेक्ट हो चुका है, हमने प्रोसेस कर लिए डेटा को, डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स। सिमिलर रिकॉर्ड का मतलब यहां पर हुआ कि मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो यहां पर स्टूडेंट 1 आया, ठीक है, एंड समथिंग समथिंग उसका एक रिकॉर्ड है, एंड स्टूडेंट 2 आया एंड समथिंग समथिंग उसका भी एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड स्कीमा होता है, मतलब अगर रिलेशनल की बात करें तो यहाँ पर प्री डिफाइंड स्कीमा है, जैसे आप स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट की एज हो गई एंड स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड तो सेम ही रहेगा, ये रिकॉर्ड तो स्टूडेंट का ही होगा ना। स्टूडेंट नाम की टेबल में मैं स्टूडेंट को ही स्टोर करूंगा। अगर मान लो हमारे पास एक टीचर नाम की टेबल है, हमारे पास एक टीचर नाम की टेबल है, तो टीचर नाम की टेबल में मैं टीचर से रिलेटेड ही रिकॉर्ड कर रखूंगा अपने। ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, बट एक्चुअली में ये रो होता है, तो रिकॉर्ड हमारा जो है रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक और दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और अ टाइप ऑफ डेटा स्टोर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It is a software that interacts with the end user applications and the database itself to capture and analyze the data. तो ये कुछ नहीं है, एंड में आपको एंड यूजर को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या बैक एंड में यूज कर रहे हो। एंड यूजर को बस आपके उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना है, उस जगह से इंटरेक्ट करना है जहां पर उसको अपना डेटा स्टोर करना है। तो डेटाबेस वही जगह होती है जहां पर एक्चुअल में आपका डेटा जो है स्टोर होता है। अब बात करें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स एंड मैनेज ऑर्गेनाइज डेटा। सो यही वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपका डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। सो इट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, like you are creating data at the first time, then you are reading the data or you are updating the data। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसके लिए हमें एफिशिएंसी चाहिए, रिट्रीवल के लिए एफिशिएंसी चाहिए कि मैं भाई अगर इतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ अपने डेटाबेस में, तो वो मैं इजीली स्टोर कर सकूँ, इजीली उसको मैनेज कर सकूँ, इजीली उसे अपडेट कर सकूँ विद इन सेकेंड्स, विद इन मिली सेकेंड्स, और मैं उसे इजीली डिलीट भी कर सकूँ एफिशिएंटली, राइट। तो इसके लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। तो ये एक तरह के इंटरफेस होता है बिटवीन योर, सपोज दिस इज योर डेटाबेस एंड हेयर इज योर यूजर। तो ये बात मतलब यूजर जो है सबसे पहले इंटरेक्ट जो है डीबी से नहीं करता, यूजर सबसे पहले डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता। पहले आपका यूजर जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाता है कि भाई मुझे ये डेटा स्टोर करना है। ठीक है, फिर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वेरी की फॉर्म में, क्वेरी की फॉर्म में आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हो सकता है आप पोस्टग्रेसक्यूएल से इंटरेक्ट कर रहे हो, माइएसक्यूएल से इंटरेक्ट कर रहे हो। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी लैंग्वेज में डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। एक्चुअल स्टोरेज लोकेशन आपका डेटाबेस ही है, राइट, बट ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को डेटाबेस से इंटरेक्ट करा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट नहीं करेगा डेटाबेस से। सो इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इजी एक्सेस। अब सिक्योरिटी कैसे आई यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिक्योरिटी यहाँ से एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर जनरेट हुई, राइट। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर जनरेट हुई। कैसे, यूजर को ये नहीं पता कि मेरा डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कौन सी क्वेरी रन हो रही है या फिर कौन सी स्टोरेज लोकेशन है। बस यूजर एक
क्वेरी दे रहा है या फिर यूज़र एक कमांड दे रहा है एंड उसके बेसिस पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और डेटाबेस हमारा उन चीज़ों को स्टोर एंड रिट्रीव करने के समय पर उस इंफॉर्मेशन को दे रहा है। इसके बाद एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं कि लाइक इस आर्किटेक्चर से देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, आपके पास कोई दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर आपके पास कोई एक यूज़र है, ये सभी सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, राइट। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है ये काइंड ऑफ क्वेरीज होती हैं, जैसे कि आप कुछ भी डिफाइन कर रहे हो। डिफाइन का मतलब हुआ कि आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हो, आप जो डेटा टाइप है कि कौन से डेटा टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं आप वो स्टोर कराना चाहते हो, टेबल का नाम क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें, रिकॉर्ड क्या होंगे, ठीक है, उसमें कौन सी क्वेरी आप रन करोगे, अपडेट करोगे, मैनेज करोगे, डेटा को डिलीट करोगे। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जाता है आपका स्टोरेज एरिया के पास। स्टोरेज एरिया वही एरिया होता है जहाँ पर आपका डेटाबेस होता है। ये डेटाबेस आपका रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है, ये डेटाबेस आपका हिरारिकल डेटाबेस होता है, हो सकता है, या फिर ये फ्लैट फाइल्स डेटाबेस हो सकता है, ये आपका ऑब्जेक्ट डेटाबेस भी हो सकता है। ये सभी उस डेटा को एक डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर करते हैं और फिर ये रिट्रीवल के समय पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनसे इंटरेक्ट करता है कि भाई अब एक ये पर्टिकुलर यूज़र आया है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको जो है अपनी टेबल में से स्टूडेंट ए या बी का रिकॉर्ड चाहिए। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज एन इंटरफेस जाएगा, ठीक है, स्टोरेज एरिया के पास, किसी उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा जिसको आपने यूज़ किया है, राइट। हो सकता है आपने रिलेशनल डेटाबेस यूज़ किया है एंड सो ऑन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को लाके देगा यूज़र को, या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं इंस्टेंस के बारे में और स्कीमा के बारे में। इन दोनों पे जाने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको कंटेंट इजीली समझ में आ रहा है, तो बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? ये डेटाबेस का जो डिज़ाइन है, डेटाबेस का जो भी डिज़ाइन है और डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो स्कीमा होता है। तो मान लीजिए कि आपका घर है। अब आप घर बनवाने से पहले क्या करते हैं? आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, उसका एक नक्शा निकलवाते हैं जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि कितने बेडरूम्स होंगे, उसमें कितने रूम्स आप डिसाइड करते हैं, उसमें हॉल होगा, आपके पास किचन होगी। तो ये स्ट्रक्चर आप बनवाते हैं, राइट, आप एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। डेटाबेस के टर्म्स में ये हमारा टेबल्स होती हैं, हमारे पास कितनी टेबल्स होंगी हमारे पास, राइट। और टेबल्स के साथ साथ उनमें कौन से कॉलम्स होंगे, हम कौन से कॉलम्स डिसाइड करने वाले हैं, कॉलम्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना। और एट्रीब्यूट्स के साथ साथ हमारे एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप्स क्या होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं एक्चुअली स्कीमा में स्टोर करता हूँ। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इसका और अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, आपके पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और उसमें आपके पास आईडी है स्टूडेंट की, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की क्लास है, कौन सी क्लास में वो स्टूडेंट पढ़ता है। आपके पास एक टीचर नाम की टेबल है, ठीक है, और उस टीचर नाम की टेबल में आपके पास उस टीचर की आईडी है, टीचर का कोई नाम है और टीचर कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता है। यहाँ पर आईडी जो है आपका इंटीजर टाइप है, नेम आपका स्ट्रिंग है और क्लास हो गई, फॉर एग्जांपल क्लास आपकी इंटीजर टाइप है, सब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग है। तो ये सभी आप स्कीमा में पहले से ही डिफाइन करते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम अगर बात करें इंस्टांस क्या होता है। इंस्टांस के बारे में सुना तो है लेकिन ये नहीं पता कि इंस्टांस होता क्या है। तो आप एक पर्टिकुलर T1 टाइम पर आए, ठीक है, T1 टाइम पे कोई यूज़र आता है और वो डेटाबेस को चेक करता है, वो डेटाबेस को चेक करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर है उस समय पे, मान लो T1 टाइम पे हमारे पास टेबल में एक A स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एक B स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। और T2 टाइम पे एक यूज़र दूसरा यूज़र आता है,
अब उसको कुछ और दिख रहा है, बिकॉज चलो मान लो हमारा डेटाबेस अपडेट हो चुका है उस बीच में, ठीक है, इस दौरान हमारा जो है डेटाबेस अपडेट हो चुका है। अब T2 को क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक यूजर A है, एक यूजर D है और एक यूजर E है, उनका समथिंग समथिंग रिकॉर्ड है वहां पे, ठीक है। ये इंस्टांस होता है, कि मतलब एट अ टाइम आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में दिखाई दे रही है, वो इंस्टांस होता है। तो स्कीमा के अंदर उस टाइम जो एक्चुअल डेटा पड़ा होता है उसको हम इंस्टांस बोलते हैं, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करें तो लेट्स से हमारे पास कोई भी एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है लेट्स से 1 and 2, एंड हमारे पास नाम है, ठीक है, नाम मान लो A है, नाम मान लो B है। तो हम अब इस डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं कि आईडी 1 है, अब ये टाइम T1 पे आए, हमें ये सब दिखाई दे रहा है, ये एक इंस्टांस है। तो ये टेबल के अंदर जो डेटा फील्ड है, जो भी डेटा आपके टेबल के अंदर फील्ड है, जो भी आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो एक इंस्टांस होता है। जैसे मान लो घर के अंदर किस किस ने सामान रखा है, क्या क्या सामान रखा हुआ है, कौन से समय पे क्या क्या सामान रखा हुआ था, वो एक इंस्टांस है। सो इसमें स्कीमा तो सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, बिकॉज वो घर का एक तरह से नक्शा हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें आपके घर में फर्नीचर हो गया, आपके घर में कोई भी सामान हो गया, वो बदलता रहता है, राइट। तो इंस्टांस तो हमारा बदलता ही रहता है, लेकिन स्कीमा सेम रहता है। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में फाइल सिस्टम होता क्या है, फाइल सिस्टम के बारे में बताओ ज़रा। फाइल सिस्टम एक तरीका है जिसमें हम डेटा को फाइल्स और फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इट इज़ अ वे टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ईदर यू हैव फाइल्स और यू हैव फोल्डर्स। फाइल सिस्टम क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिससे हम अपना डेटा जो है फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब आपने विंडोज़ यूज़ किया है, आपने फोल्डर्स एंड फाइल्स यूज़ किया है, वहाँ पर आपके पास टेक्स्ट फाइल्स पड़ी होती हैं .txt में, आपके पास CSV फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है, और आपके पास इमेजेस होती हैं, आपके पास कोई भी लॉग फाइल्स पड़ी होती हैं, ये सभी आप स्टोर करते हो फाइल्स की फॉर्म में इनसाइड अ फोल्डर। ये एक फाइल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका और अच्छे से समझने के लिए। आप अपने लैपटॉप में जो भी फोल्डर्स बनाते हो, ठीक है, लेट्स से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास फोटोज हैं, ठीक है। फोटोज के अंदर आपके पास एक फोल्डर है जिसका नाम है कॉलेज। अब कॉलेज के अंदर आपके पास एक फाइल है file.txt, जहां पर आपके असाइनमेंट्स स्टोर कर रखे हैं आपने, ठीक है। तो ये एक फाइल सिस्टम है। अब भाई हम ये सोचते हैं लाइक यार हमारे पास फाइल सिस्टम तो था ही ऑलरेडी, तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाना पड़ा। भाई हम फाइल सिस्टम भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो डेटा रिडंडेंसी की आती है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि सेम डेटा होता है लेकिन वो अलग अलग फाइल्स में रिपीट होता है, राइट। कि मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, ए यूज़र के लिए, वो भी एक स्टूडेंट है। मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया बी के लिए, वो भी एक स्टूडेंट है। मुझे इसके लिए भी वही सेम डेटा स्टोर करना पड़ रहा है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एंड इसके लिए भी वही सेम डेटा स्टोर करना पड़ रहा है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो भाई ये रिडंडेंसी ही तो है, मुझे एक ही तरह का डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करना पड़ रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है यहाँ पे, राइट, जिसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्टूडेंट के नाम पे 4 फाइल्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स के नाम पे मैंने 4 फाइल्स बनाई हैं और उन 4 फाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर है। यही जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि 4 और हो गए, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब दूसरा हम अगर बात करें, सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कंसर्न होती है इसमें फाइल सिस्टम में कि आपके पास कोई भी डेटा की एब्स्ट्रैक्शन लेयर नहीं होती। यहाँ पे सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं होती, कोई भी फाइल ओपन करके देख सकता है कि आपने वहाँ पर क्या स्टोर किया है, तो ना पर यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्शन लेयर नहीं होती, तो सिक्योर नहीं होता फाइल सिस्टम। और अगर हम बात करें कि डेटा की कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, इसका मतलब अगर एक जगह नाम अपडेट किया और दूसरी फाइल में नहीं किया है आपने वही नाम अपडेट, तो डेटा का मिसमैच हो गया, ठीक है। डेटा मिसमैच होने की वजह से इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया,
एक जगह पे तो नाम आपने अपडेट कर दिया, दूसरी जगह पे नहीं किया, तो डेटा मिसमैच हो गया, राइट। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं एक जगह पर ही चेंजेस करूं और वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली मेरे बैकएंड में हो जाएं, सारी सभी जगह पे जहाँ पे वो फाइल स्टोर है। और कंकरेंसी कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है। अब कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, तो एक ही फाइल दो लोग एक साथ एडिट करें। जैसे मान लो कोई एक यूज़र ए आया, उसने फाइल XYZ कोई एक फाइल है, और बी आया, दोनों ने एक समय पे उस फाइल पे जो है प्रोसेसिंग करी, दोनों ने एक समय पे उस फाइल को एडिट किया। इससे प्रॉब्लम क्या हुई, ये फाइल मेरी करप्ट हो गई, ठीक है, ये फाइल मेरी करप्ट हो गई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड फाइल सिस्टम का एक और ड्रॉबैक ये है कि भाई इसका जो सर्चिंग टाइम है ना वो सबसे स्लो है। सबसे स्लो सर्च टाइम है फाइल सिस्टम का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। इसमें कोई भी बैकअप नहीं होता, इसमें कोई भी रिकवरी नहीं होती। जैसे अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया तो आप उसे रिट्रीव कैसे करोगे, आप उसका बैकअप कैसे करोगे, नहीं हो सकता, राइट। फाइल अगर डिलीट हो गई तो हो गई, उसे मैं रिट्रीव नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं कि फाइल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए DBMS का इन्वेंशन कैसे हुआ, मतलब DBMS कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो रिडंडेंसी है। फाइल सिस्टम ने जो रिडंडेंसी क्रिएट करी, अब उसको DBMS कैसे सॉल्व करता है, तो ये जो डेटा होता है उसको नॉर्मलाइज कर देता है, ये जो भी डेटा होता है उसको नॉर्मलाइज कर देता है, एंड आपका जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव कर देता है। जो भी आपके पास डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करता है, बिकॉज आपको डिफरेंट फोल्डर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें सेम टाइप की फाइल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही क्वेरी में डेटा टाइप्स एंड टेबल्स डिफाइन कर सकते हो, एंड आप उससे जो है डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो। और दूसरी प्रॉब्लम जो फाइल सिस्टम ने क्रिएट करी थी वो थी सिक्योरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लॉग इन करना है, क्या क्या रोल्स आपने असाइन कर रखे हैं, हो सकता है आप एडमिन हो, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, तो तीनों की रोल्स अलग हैं। स्टूडेंट को बस अपने मार्क्स देखने का राइट है, एंड टीचर्स को स्टूडेंट के मार्क्स चढ़ाने का राइट है। वेयर एज एडमिन को सारे राइट होते हैं, लाइक एडमिन के पास ये भी राइट है कि वो ये देख सकता है कि कितनी फीस कलेक्ट हुई है, कौन कौन ने किस किस ने फीस भर दी है, राइट। लेकिन टीचर को वो राइट नहीं है कि किस किस ने फीस भरी, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सबसे बड़ा रोल है। तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। लाइक आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन लॉग इन कर सकता है, कौन लॉग इन नहीं कर सकता। आप लोगों के रोल्स डिसाइड कर सकते हो, एंड उनको परमिशन भी असाइन कर सकते हो। बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रॉब्लम फाइल सिस्टम ने क्रिएट करी। प्रॉब्लम थी इनकंसिस्टेंसी की। तो फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी जनरेट नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से हमें DBMS के सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। अब DBMS ने सॉल्यूशन क्या किया, इसने ऑटोमेटिक अपडेट लगा दिया। लाइक हम क्या करते हैं, हम SQL क्वेरी लिखते हैं और उसकी हेल्प से एक ऑटो अपडेट हो जाता है। चौथे डिफरेंस की बात करें तो कंकरेंसी। फाइल सिस्टम हमें कंकरेंट डेटा नहीं दे पा रहा था। अब यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया कि मल्टीपल यूज़र्स को कंट्रोल करके ये हमारे जो डेटा को हैंडल करता है। लाइक मल्टीपल यूज़र्स इन सेंस आपके पास एक एडमिन है, आपके पास एक टीचर है, आपके पास एक स्टूडेंट है। तो ये मल्टीपल यूज़र्स है ना, और उन सभी को डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस अलाउड हैं। तो ये एट अ टाइम अगर एक्सेस कर रहे हैं, एट अ टाइम मान लो आपके पास 4 यूज़र्स आ रहे हैं, तो वो चारों यूज़र्स जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कंकरेंसी मीन्स 4 यूज़र्स पैरेलल में आपके डेटा को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में वही चीज़ जो है हमारी फाइल को करप्ट कर रहा था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पर। अगर हम बात करें पांचवें डिफरेंस की, तो यहाँ पर सर्चिंग थी हमारी फाइल सिस्टम में बहुत स्लो थी। वेयर एज हमारी जो डेटाबेस है वो इंडेक्सेस का यूज़ करता है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम जो है डेटा को जो है फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो फाइल सिस्टम में हमारे पास ना तो कोई बैकअप था, ना हमारे पास कोई रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम था। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, इवन अगर डेटाबेस हमारा क्रैश हो जाता है, ठीक है, तब भी हमारे पास लॉग फाइल्स की हेल्प से हम लॉग फाइल्स में उसके एक टाइम को स्टोर करके रखते हैं, एंड जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करते हैं बिफोर क्रैश। तो हम उस लॉग फाइल की मदद से उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं।
दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो यूजर को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स नहीं दिखानी, हमें सारी डिटेल्स नहीं दिखानी होती यूजर को, हमें केवल जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वही दिखानी होती है। तो टू शो रेलेवेंट और यू कैन से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यू कैन से दैट रिक्वायर्ड इन्फो, राइट, हम केवल ज़रूरी इंफॉर्मेशन ही दिखाते हैं। इसका मतलब होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हम उसे हाइड कर रहे हैं, और डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, पीछे बैकएंड में क्या हो रहा है, हमें वो बताना ही नहीं है। हमें बस दिखाना है कि अगर यूज़र ने कहा है कि एक स्टूडेंट चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 28 है, ठीक है, तो मुझे उसका डेटा ला के दो, तो हम बस उस डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमें उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो रिलेशनल डीबी में स्टोर है, कहाँ पर कैसे स्टोर हुआ है, 0 एंड 1 की फॉर्म में, बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में कैसे स्टोर हुआ है हमारी मेमोरी में, ठीक है, हमें वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का मेन गोल यहाँ पर है कि लाइक यूज़र को एक सिंप्लीफाइड व्यू देना। तो यूज़र को एक सिंप्लीफाइड व्यू दे रहे हैं, सिंप्लीफाइड व्यू देना, ये हमारा मेन गोल है। और जो अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन सभी को हाइड करना, ठीक है, हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, इन सभी को हम हाइड करते हैं, राइट। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 लेवल्स होती हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले हमारे पास होती है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल को हम लोएस्ट लेवल भी कहते हैं। फिजिकल लेवल जो होती है वो हमारी लोएस्ट लेवल होती है, जो कि हमारे हार्डवेयर से या फिर मेमोरी से इंटरेक्ट करती है। तो ये बताता है कि लाइक डेटा डिस्क पे कैसे स्टोर होता है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा होता है वो डिस्क पे कैसे स्टोर होता है, ये कोई डिस्क है, हमारा डेटा जो है लाइक ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या फिर आपका इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या फिर आपका डेटा मान लो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या फिर आपका डेटा पॉइंटर्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल लेवल वही डिफाइन करता है। यूज़र को ये डिटेल्स नहीं दिखते। हम जब डेटाबेस को एक्सेस करते हैं हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं दिखता कि ब्लॉक्स है, या फिर वो इंडेक्स है, या फिर वो फाइल्स हैं, या फिर वो पॉइंटर्स हैं, हमें बस डेटा दिखता है जो भी हमें चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। आपने अपना फ़ोन यूज़ किया है, उसमें आपने फ़ोटोज़ ऐप या फिर मोबाइल गैलरी यूज़ की है, ठीक है, वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटरनली वो फ़ोटोज़ कैसे स्टोर हो रहे हैं वो आपकी बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। वो जो आपके जो भी आपका इंफॉर्मेशन होती है इमेजेस की, वो बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होती है मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, हमें वो नहीं दिखाई देता। लेकिन हम जब एक्सेस करते हैं तो हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारी फिजिकल लेवल का। सेकंड लेवल की हम बात करें, सो सेकंड लेवल होती है हमारी लॉजिकल लेवल। अब भैया लॉजिकल लेवल क्या होता है? लॉजिकल लेवल हमारी मिडिल लेवल भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसे हम मिडिल लेवल भी कहते हैं। तो डेटा का जो स्ट्रक्चर है और डेटा की जो रिलेशनशिप है उसको बताता है ये जो भी डेटा का हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा रिलेशनशिप होता है डेटा, जो भी डेटा का रिलेशनशिप है उसको हमारा लॉजिकल लेवल बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल्स होती हैं, है ना, आपके पास कॉलम्स होते हैं मतलब एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एंड आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड आपके पास कितनी कीज़ हैं, फॉरेन की मैपिंग होती है, आपके पास प्राइमरी कीज़ होती हैं, वो सभी चीज़ें आप लॉजिकल लेवल में डिफाइन करते हो, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, लेट से हमारे पास एक स्टूडेंट का स्कूल का रिकॉर्ड है, हमारे पास एक स्कूल का डेटाबेस है, स्कूल का डेटाबेस है, इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट नाम की टेबल में हमारे पास उसकी आईडी है, नेम है, क्लास है, ठीक है, एंड हमारे पास एक टीचर नाम की टेबल है। अब टीचर नाम की टेबल में हमारे पास आईडी है एंड जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब तुम डेटाबेस का डिज़ाइन देख रहे हो, ठीक है, तो उस समय पे जो है लॉजिकल लेवल ही काम करता है, एट द बैक एंड लॉजिकल लेवल काम करता है। अब तीसरा हम बात करें, सो तीसरा हमारे पास होता है व्यू लेवल, ठीक है।
तो हम इसे टॉप लेवल भी कहते हैं। टॉप लेवल क्यों कहते हैं? बिकॉज इससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। सो यूज़र को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखाना होता है जो उसको चाहिए। हमें अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी होती, बैकएंड में कौन सा एल्गोरिथम काम कर रहा है, ठीक है, या फिर आप डेटा को स्टोर कैसे कर रहे हो, आप उसे रिट्रीव कैसे कर रहे हो, हमें वो नहीं दिखाना होता, हमें बस डेटा दिखाना होता है। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेस करना चाहते हो कि भाई ये स्टूडेंट है और उसके मार्क्स कितने हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल 66 तो उसके मार्क्स हैं, बड़े ही गंदे मार्क्स हैं, बट हाँ उसके मार्क्स 66 हैं, तो हमारा ये एक व्यू लेवल है, ठीक है। और इसके बाद जैसे मान लो आपके पास कोई टाइम टेबल है, टाइम टेबल दिखाना होता है, तो हम टाइम टेबल की कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं वहाँ पे, या फिर अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखना होता है आपको, ठीक है, आपको अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखना होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारा व्यू लेवल दिखा रहा होता है। तो जैसे हमारे पास अटेंडेंस का कोई एक डेटा हमें एक्सेस करना है, तो अटेंडेंस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है वो व्यू लेवल पे दिखाई देती है, ठीक है। तो पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता हमें, हमें बस उसका व्यू लेवल का जो भी टॉप लेवल है उसका एक्सेस होता है, ठीक है। तो हमारा डेटा का एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है? हमारा डेटा का एब्स्ट्रैक्शन 3 लेयर्स में होता है। हमारे पास व्यू लेवल होती है, हमारे पास लॉजिकल लेवल होती है, एंड हमारे पास फिजिकल लेवल होती है। इन 3 लेवल्स की फॉर्म में हमारा जो है डेटा स्टोर होता है। तो अब हम डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है? डीबीएमएस का आर्किटेक्चर ही डिफाइन करता है कि आपका यूज़र जो है डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें कई सारी टेबल्स होती हैं, फील्ड्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, राइट। सो ये इंश्योर करता है कि डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ये राइट, और ये बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो डेटा को कैसे स्टोर करके रखेगा। वो सारी चीज़ें हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, विच इज़ लाइक टीयर 1 आर्किटेक्चर, टीयर 2 आर्किटेक्चर एंड टीयर 3 आर्किटेक्चर। ये हमारा टीयर 1 आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसका एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, विच इज़ यू यूज दिस, आप डेली बेसिस पे इसको यूज करते हो, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक टीयर 1 आर्किटेक्चर है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, लाइक आपके पास जो भी यूज़र इंटरफेस होता है, या फिर जो भी लॉजिक है, डेटा स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आपकी सेम डिवाइस पर ही होती हैं, एक सिंगल मशीन पर होती हैं। सो यूज़र कोई भी डेटा एंटर करता है या फिर किसी भी तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, राइट, और वो यूज़र फाइल्स को भी सेव करता है, वो सारी चीज़ें आपकी जो है कंप्यूटर पर ही स्टोर होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टीयर 1 आर्किटेक्चर। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस है, राइट, एंड आपके पास ये लोकल डेटाबेस है एंड ये एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीज़ें लाइक आपके पास डेटाबेस भी है, आपके पास एप्लीकेशन भी है, ठीक है, एंड आपके पास ये डिवाइस है। ये एक सिंगल डिवाइस, सिंगल मशीन पर स्टोर है। ये सारी चीज़ें आपकी एक सिंगल मशीन पर काम कर रही हैं। सिंगल मशीन मतलब सिंगल पीसी। इसका मतलब हुआ कि ये एक टीयर 1 आर्किटेक्चर है। इसके बाद हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास आता है टीयर 2 आर्किटेक्चर। टीयर 2 आर्किटेक्चर, टीयर 2 आर्किटेक्चर क्या होता है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, ठीक है, जो कि हम स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल होता है टीयर 2 आर्किटेक्चर का। अब भी नहीं समझ में आया तो और देखते हैं। 2 टीयर आर्किटेक्चर का मतलब हुआ जैसे आपके पास ये यूज़र इंटरफेस हुआ, इसका अपना एक स्पेस है, यहाँ पर आपका क्लाइंट है, राइट, आपका कोई क्लाइंट है, एंड जो डेटा सोर्स है वो आपका अलग है, एंड मल्टीपल क्लाइंट उस डेटा सोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये आपका एक्चुअल में जो है सर्वर होता है, ठीक है, एंड ये आपका क्लाइंट साइड होता है। तो जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम कहते रहते हैं ना कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट इंटरेक्ट करता है सर्वर से ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर इंटरफेस, यही हमारा टीयर 2 आर्किटेक्चर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ई कॉमर्स स्टोर, या फिर एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स स्टोर। दिस इज एग्जांपल ऑफ टीयर 3 आर्किटेक्चर। तो ये अब हमारा टीयर 3 आर्किटेक्चर है, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर एक टीयर 3 आर्किटेक्चर कैसे हुआ? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक यूजर होता है, ठीक है, एक प्रोसेसिंग होती है और एक डेटाबेस होता है। तो लाइक आप जो भी ऑनलाइन स्टोर को विजिट करते हो, लेट से आप अमेजोन को विजिट कर रहे हो, ठीक है, एंड आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे जाके सर्च करते हो, आप उसको अपनी कार्ट में ऐड करते हो,
तो ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम यूज़र ही तो कर रहा है। एंड उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो सिस्टम पहले चेक करता है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं, वो इन्वेंट्री में ऑलरेडी है या नहीं, और वो कैलकुलेट करता है कि टोटल प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की, और जितनी भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं उनको वो अप्लाई कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस की। तो जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, आपके कार्ट में जो प्रोडक्ट स्टोर किया है आपने, एंड ऑर्डर की हिस्ट्री है, वो सभी चीज़ें आपकी डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कि लाइक आपको कोई इनवॉइस जनरेट करवाना है, ठीक है, आपको कोई भी इनवॉइस जनरेट करवाना है, या फिर आपको अपना पेमेंट जो है पेमेंट डिटेल्स लेनी है, राइट, या फिर आपको अपना जो है स्टेटस ट्रैक करना है, आपको अपना स्टेटस ट्रैक करना है कि मेरा भाई डिलीवरी मैंने मंगाई थी और बताओ मेरा प्रोडक्ट कहाँ तक आ गया। तो वो सारी चीज़ें आपकी एक्सेस करने के लिए वो जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं। टीयर 3 आर्किटेक्चर को देखते हैं। टीयर 3 आर्किटेक्चर का मतलब, जैसे ये यूज़र है आपका कोई भी डेटाबेस यूज़र का मतलब यहाँ पे सिंपल मान के चलिए कि ये एक यूज़र है, ठीक है। यूज़र सबसे पहले आपका जो है क्लाइंट डीबीएमएस से इंटरेक्ट करता है। क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन, क्लाइंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आप लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर माईएसक्यूएल से इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट। इनके बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन होता है, जो क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन है और जो सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन है, जो एक्चुअल सर्वर है जहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। ये तो बस यूज हो रहा है ना, कि लाइक यूजर इंटरफेस तो बस आप यूज कर रहे हो, कौन सी क्वेरी मुझे लिखनी है, कौन सी क्वेरी मुझे एंटर करानी है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग तो हमारा सर्वर ही कर रहा है ना। तो एक्चुअल स्टोरेज तो हमारी डीबी में सर्वर की हेल्प से ही हो रही है। तो इन दोनों के बीच में एक नेटवर्किंग कनेक्शन होता है, क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन के बीच में और सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन के बीच में। देन आपका जो सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन है, वो जो एक्चुअल डेटाबेस सिस्टम होता है, जहां पर भी आपका एक्चुअल डेटाबेस सिस्टम होता है जो कि सर्वर मशीन पर स्टोर होता है, उससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टीयर 3 आर्किटेक्चर। अब इन तीनों के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। टीयर 1 आर्किटेक्चर मतलब सेम मशीन पर तीनों चीज़ें हैं, हमारा डिवाइस भी सेम मशीन पर होता है, हमारा जो भी यूज़र इंटरफेस है वो भी सेम मशीन पर है, एंड हमारा एप्लीकेशन भी सेम मशीन पर है, ठीक है। डेटाबेस भी सेम मशीन पर है एज ए लोकल डेटाबेस। टीयर 2 आर्किटेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास यूज़र इंटरफेस है विच इज़ क्लाइंट, एंड एक हमारे पास सर्वर है विच इज़ द डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स हमारा सर्वर पे स्टोर है, एंड हमारा क्लाइंट जो कि यूज़र इंटरफेस है। तो एक ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। टीयर 3 आर्किटेक्चर सेम होता है टीयर 2 आर्किटेक्चर जैसा, बस इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन भी होता है एंड सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन होता है। इन दोनों के बीच में एक नेटवर्किंग कनेक्शन होता है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट सर्वर डीबीएमएस कनेक्शन जो एप्लीकेशन होता है वो जो है डेटाबेस सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, जो कि हमारा एक्चुअल में सर्वर मशीन पर स्टोर होता है। तो ये होता है हमारा टीयर 3 आर्किटेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या क्या और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, वो मैं इम्प्रूवमेंट्स ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।